हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ यू ऑल? माय नेम इज सोनोली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो जो भी कर्नाटका स्टेट से जीएनएम कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में अपने जीएनएम फर्स्ट ईयर का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सेशन 2023 से 2024 के हैं और उन लोगों को एग्ज़ाम देना है इस बार, उन लोग के पास अप्रॉक्स कितना टाइम बचा हुआ है? लगभग 1 से 1.5 महीना। और वो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। उन लोगों के लिए हम लोग ये लेक्चर को डिज़ाइन किए हैं, ठीक है ना। एक प्लानिंग किए हैं कि मात्र 30 दिन में, मात्र कितना दिन में? 30 दिन में हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर आप 30 दिन यानी कि 30 घंटा अगर आप हमारे टीएनसी को देते हैं, ठीक है, अगर टीएनसी को देते हैं तो 90% यहाँ से आएगा। इसकी 100% गारंटी है कि 90% आपका प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगा। और डेली आपको इस स्ट्रेटजी को ध्यान से सुनिएगा, डेली आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना है। ये खुद में चैलेंज बना लीजिएगा कि डेली 8 से 10 घंटा आपको रेगुलर पढ़ना है और 1 महीने तक अपना पूरा मेहनत इसमें झोंक देना है। क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम है वो क्या हो जाए, आप लोग क्लियर कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एनुअल एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का, जीएनएम फर्स्ट ईयर का, जो 2023 से 2024 सेशन वाले हैं और जो 2022 से जो 23 वाले हैं, जो कि फेल कर चुके थे, ठीक है ना, 2023 में फेल कर चुके थे, जिनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, वो लोग भी ध्यान से सुनिए। इन दोनों ग्रुप्स के लिए, एनुअल और सप्लीमेंट्री के लिए हम लोग ये एक प्लान डिज़ाइन किए हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर इन्हेंस हो सके। अगर आप लोग मेरे बातों को फॉलो कीजिएगा, मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, तो 90% यहीं से आएगा, है ना। 100% इसका हम गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, और जो भी कुछ 1 से 2 वहाँ पे कर्नाटका जो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट के जो कॉलेज हैं, उस कॉलेज में हम लोग का कुछ टीचर हैं जिनसे हम लोग का हमेशा बातचीत होते रहती है। तो उन लोग को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो लोग भी ये क्वेश्चंस को गेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे हम लोग आप लोग को क्या करने वाले हैं, सारा चीज़ जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ाने वाले हैं बढ़िया से, एकदम एग्जैक्ट। आपको समझिए कि A to Z लड़ेगा अगर आप हमारा 30 दिन यानी कि 30 घंटा का लेक्चर, है ना, 1 घंटा पर डे, अप्रॉक्स 1 घंटा पर डे लेक्चर होगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, डेली एक अपना रूटीन बनाइए, कितने बजे से पढ़ना है ना, और 8 से 10 घंटा पढ़ना है डेली। अपना एक पर्सनल नोट्स बनाइए, उस पर क्वेश्चंस को लिखिए। अगर जिनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, या जिनको टाइम कम मिलता है, या जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को नोट्स नहीं बनाना है, वो टाइम मेरे को याद करने में लगाना है, तो ये सारा जो भी नोट्स है हम लोग कहाँ पे डाले हैं, अपने व्हाट्सएप में डाल दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से ये सारा नोट्स ले सकते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चंस का आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है, इस तरह से आप लोग वहाँ से जाकर ले करके और डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेरे लेक्चर से समझ करके, ठीक है ना, सामने में मोबाइल रहेगा, वहाँ से आप लोगों को समझना है लेक्चर को अच्छे से और फिर उसको याद करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक छोटा सा स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसी के अंदर, इतना ही टाइम के अंदर हम लोग को पूरा सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। जो जीएनएम फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट यानी कि जो 4 पेपर होते हैं आपका, उन चारों पेपर का प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं मात्र 30 दिन में, यानी कि 30 घंटे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लेक्चर जिससे आप सभी को समझ में आएगा। ये मैं लिख करके देता हूँ कि ज़रूर समझ में आएगा। इतना इजी तरीका से इस चीज़ों को बनाया गया है कि सभी बच्चे को, जो भी बच्चे हैं
जो कमजोर हैं, ठीक है ना, जो मजबूत हैं, सबको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका स्टेट डिप्लोमा इन नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड KSDNEB, ठीक है, GNM एनुअल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 से 2024 फर्स्ट ईयर पेपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 90% यहीं से आएगा। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, यहीं से आएगा। आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि एक के बाद एक जो क्वेश्चन है भाई, एकदम बिल्कुल अपने में नमूना है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का ये एक आपका सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, आप सभी जानते होंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। चलिए, ड्यूरेशन इसका 3 घंटा रहता है, मतलब 3 घंटा का एग्जाम होता है, सभी लोग जानते हैं। मैक्सिमम जो मार्क्स होता है ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें 2 सेक्शन होता है। आज हम लोग सेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 1 में क्या है ना कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं होता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आप लोग को क्या होता है, उसका आंसर देना होता है लिख करके, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बिना लेट किए, ठीक है ना, अपने सब्जेक्ट के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये आपको 4 गो दिया हुआ है, 4 है, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, ठीक है। एक जो इसका क्वेश्चन है A नंबर, ये 1 मार्क्स का है, तो 4 गो है, तो 1 × 4 गुने 4 मार्क्स, इतना समझ रहे हैं। इसके बाद अब नहीं समझाएंगे, अभी समझा दिए। चलिए, कह रहा है कि मतलब बताइए, गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है कि गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिया हुआ है उसका क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा है डिस्पीनिया। डिस्पीनिया क्या होता है, ठीक है, डिस्पीनिया क्या होता है, डिस्पीनिया क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। डिस्पीनिया यहाँ पे हम लिखे हैं, डिस्पीनिया के बारे में लिखे हैं। आप लोग को रिटेन फॉर्म में, हैंड रिटेन फॉर्म में इसलिए दिखा रहे हैं ना कि आप लोग को इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से सजा सजा के लिखना है, ठीक ना, इतना ही लिखना है, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा होता है, समझे। लिखना बहुत ज़्यादा होता है, 30 पेज तक, 35 पेज तक लिखना होता है। इस तरह से अगर आप लिखिएगा तब जाकर मार्क्स आएगा। आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, बार बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे मेन जरूरी है आपका प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे ही हम लोग का 20 डेज खत्म होगा, 20 दिन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग आप लोग को एक मॉडल पेपर देंगे, ठीक है ना। उसको वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, टेस्ट देना है, अपने आप को इवेलुएट करना है। तो हर एक चीज़ का हम लोग प्लानिंग किए हैं। बस आप लोग अच्छे से हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिए, पढ़िए। 8 से 10 घंटा, बार बार इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, 8 से 10 घंटा आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, डिस्पीनिया क्या होता है, डिस्पीनिया को समझते हैं। डिस्पीनिया जो होता है, डिस्पीनिया इज ए मेडिकल टर्म। डिस्पीनिया क्या है, मेडिकल टर्म है। डिस्पीनिया क्या है, मेडिकल, डिस्पीनिया एक मेडिकल टर्म है ना। इसका हिंदी और डिस्पीनिया एक मेडिकल टर्म है फॉर डिफिकल्टी ब्रीदिंग इन, यहाँ पे इन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर किसी को ब्रीदिंग में, यानी कि सांस लेने और छोड़ने, इसको बोला जाता है ब्रीदिंग। इनहेलेशन, सांस लिया जाता है उसको इनहेलेशन, सांस छोड़ा जाता है उसको एक्सहेलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, ठीक है, डिफिकल्टी, और ये डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है, दिक्कत, ठीक ना, समझ रहे हैं ना बात को। डिफिकल्टी का मतलब होता है दिक्कत, शॉर्टनेस का मतलब होता है कि छोटा, ठीक है ना। अगर ब्रीद यानी कि सांस लेना और छोड़ना वो छोटा हो गया है, जल्दी जल्दी तेजी में सांस ले रहा है, यानी कि उसका जो ब्रीद है वो कैसा हो गया है, शॉर्टनेस हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। और उसको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, इसी को डिस्पीनिया बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, डिस्पीनिया बोला जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं,
ये जो लेडी है, ये लड़की को आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि उसको किस टाइप का प्रॉब्लम है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, ये अपने चेस्ट पे हाथ रखी हुई है क्योंकि इसको पेन हो रहा है, ठीक है, पेन भी हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, समझे। तो अगला हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग का हो गया, आप लोग समझ रहे हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे बी नंबर, उसी क्वेश्चंस का बी नंबर में पूछा है कि असेप्सिस का मतलब क्या होता है। ये जो असेप्सिस लिखे हैं, असेप्सिस, इसका पूछ रहा है कि मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। असेप्सिस का मतलब होता है कि असेप्सिस मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिखा है असेप्सिस मीन्स मतलब अब्सेंस, यानी कि अब्सेंस मतलब क्या, अनुपस्थित, यानी कि वो चीज़ नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखिएगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वैसा बैक्टीरिया, ये एक मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, वैसा बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज नहीं करता है, जो बीमारी कॉज नहीं, जो बीमारी को कॉज करता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बीमारी को क्या करता है, कॉज करता है, बीमारी का कारण बनता है, वो यहाँ पे क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। यहाँ पे लिखा है ना एब्सेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सेंट लिखा है, ठीक है ना। तो असेप्सिस का मतलब ही होता है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और वो फंजाई हो सकता है, ठीक है, तीनों चीज हो सकता है, ये एब्सेंट रहता है, ठीक है ना, कहाँ एब्सेंट रहता है, ठीक है। आगे लिखा है सच एज, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये छोटा छोटा टॉपिक है, एक के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, ठीक है ना। आप लोग देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद कह रहा है सी नंबर में लेग्जेटिव। लेग्जेटिव का क्या मतलब है भाई, देखो लेग्जेटिव होता है ना जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, जब वो टॉयलेट जाता है, तो टॉयलेट जाता है उस समय उसका जो भी जो फिसीज होता है, जो टूल होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, बहुत ही दिक्कत होती है उसको, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। उसको बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन, उसका जो बाउल मूवमेंट है, यानी कि जैसे कि ये स्टोमक जो होता है, ठीक है, अभी समझा देते हैं थोड़ा सा। स्टोमक जो होता है, चलिए इस तरह से, ये स्टोमक है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से क्या रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, इस तरह से ये स्टोमक, ये वाला स्टोमक हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, जैसे कि नॉर्मल आदमी में क्या होता है कि इसका मूवमेंट होते रहता है, तो खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है, प्लस में उसका लिक्विडिफिकेशन जो है अच्छे से हो पाता है। लेकिन इसमें जिसका बाउल मूवमेंट रुक जाता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें इस तरह का मूवमेंट नहीं देखा जाता है। तो लेग्जेटिव एक समझिए मेडिसिन होता है, ठीक है ना, मेडिकेशन होता है, ठीक है, इसको जब देते हैं हम लोग तो उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, ठीक है ना। जो टॉयलेट जाता है और टॉयलेट के समय में बोलता है दम लगा के हाइसा, ठीक है ना, जब उसका जो भी फेसिज होता है नहीं पास होता है, तब उस समय कौन दवा देते हैं हम लोग, ये लेग्जेटिव देते हैं। कौन दवा देते हैं, लेग्जेटिव, ठीक है। एक और दवा होता है, क्या क्या होता है, लेक्टिलोज, लेक्टिलोज भी दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसका जो लेटरिन है उतर जाए, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं कि क्या है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव इज मेडिकेशन, लेग्जेटिव मेडिकेशन होता है और सब्सटेंस होता है डेट स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट, जो किसको स्टिमुलेट करता है, बाउल मूवमेंट को। ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन इसके मूवमेंट को एस्टिमुलेट करता है। एस्टिमुलेट करना मतलब कि उसको एस्टिमुलेट करना यानी प्रेरित करना, ठीक है ना, उसको बोलता है कि तुम मूवमेंट करो, मूवमेंट करो, ठीक है, इस तरह से वो मूवमेंट को एस्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है,
रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, बोला है कि कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, रिलीफ का मतलब आराम मिलना है ना। प्रोमोट रेगुलरिटी, ठीक है, ये रेगुलरिटी को प्रमोट करता है, यानी कि जो बाउल का मूवमेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है उसके रेगुलरिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है। आगे क्या है डी नंबर में, डी नंबर में क्या है, डी नंबर में है डेक्यूबिटस अल्सर। डेक्यूबिटस अल्सर ये क्या होता है, डेक्यूबिटस अल्सर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। डेक्यूबिटस अल्सर जब आपके स्किन में फोड़ा हो जाता है, ठीक है ना, जब आपके स्किन में फोड़ा हो जाता है, फोड़ा होते होते घाव होता है, ठीक है ना, तो उसी फोड़ा को बोला जाता है डेक्यूबिटस अल्सर। जो आप देख पा रहे हैं ये स्किन के ऊपर एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, फोड़ा हो चुका है और वो फोड़ा फूट चुका है, रेडनेस हो गई है, यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, इसी को बोला जाता है डेक्यूबिटस अल्सर। इसी के बारे में पूछ रहा है कि डेक्यूबिटस अल्सर का मतलब क्या है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग 1 नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग को क्या लिखना है डेक्यूबिटस अल्सर में। डेक्यूबिटस अल्सर को पहले समझ लेते हैं। डेक्यूबिटस अल्सर आल्सो नॉन एज प्रेशर अल्सर, कह रहा है कि जो डेक्यूबिटस अल्सर होता है इसको प्रेशर अल्सर भी बोला जाता है और बेड सोर भी बोला जाता है। जब पेशेंट लंबे समय तक बेड पे सोया रहता है अपने बीमारी के कारण, तो उसको बेड सोर हो जाता है। बेड सोर यानी इसी तरह का अल्सर हो जाता है उसके शरीर पे, ठीक है ना। कहाँ कहाँ होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वही कह रहा है, वही ये क्या कह रहा है कि डेक्यूबिटस अल्सर इज आल्सो नॉन एज प्रेशर अल्सर और बेड सोर इज ए लोकलाइज इंजरी। ये क्या है, लोकलाइज्ड इंजरी होता है, यानी कि लोकल एरिया में होता है, ठीक है ना। लोकल एरिया कहने का मतलब कि आपके पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी का ये बीमारी नहीं है, ठीक है। स्किन में जहाँ जहाँ प्रेशर बनेगा वहाँ वहाँ ये प्रेशर अल्सर आपको बन जाएगा, ठीक है ना। ये बेड सोर आपको बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन। किसका इंजरी होता है, स्किन का। एंड अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यू कहने का मतलब कि स्किन के नीचे क्या होता है, स्किन के नीचे आपका मसल्स है, तो मसल्स में भी आपको मसल्स तक वो घाव पहुंच जाता है। वही बोल रहा है कि इंजरी स्किन से कहाँ तक चल जाता है, टिश्यू के पास चला जाता है। कहाँ तक जाता है, टिश्यू के पास। ये टिश्यू देख रहे हैं, टिश्यू यानी यहाँ मसल्स है, मसल्स तक पहुंच जाता है, समझे यहाँ तक। और ये कॉज्ड बाई क्यों होता है, डेक्यूबिटस अल्सर कॉज्ड बाई, है ना, होने का कारण क्या है, तो प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक प्रेशर। अगर लंबे समय तक प्रेशर बना हुआ है, जैसे आप सोए हैं, ठीक है, मान के चलिए कि आप सोए हैं, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो बैक है ना, यहाँ पे, यहाँ आप ये वाला रीजन देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग सिर रखते हैं, अपने पिलो पे माथा रखते हैं, हेड रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे प्रेशर बन जाता है, ठीक है। फिर शोल्डर के पास यहाँ प्रेशर बन जाता है, फिर एल्बो के पास यहाँ प्रेशर बनता है, फिर लोअर बैक में यहाँ पे लोअर बैक पे प्रेशर बनता है, फिर हिप बोन यहाँ पे भी प्रेशर बन जाता है, हील में भी प्रेशर बन जाता है, ठीक है। ये नी में, इनर नी में प्रेशर बन जाता है। तो इस तरह से अगर आप सो रहे हैं तो प्रेशर जो बनता है, इस प्रेशर के कारण क्या होता है ना कि ब्लड फ्लो उस स्किन में, वहाँ स्किन में टिश्यू में ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगेगा, रेडनेस होने लगेगा धीरे धीरे। और उसके बाद यही चीज़ जो है, उसके बाद यही चीज़ इस तरह से इस चीज़ का रूप ले लेता है, ये वाला, इस तरह से ये हो जाता है। समझ में आई बात, ये इस तरह का अल्सर हो जाता है। तो इतना सारी चीज़ समझ में आ गया। देखिए है 1 नंबर का, समझा इसलिए रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आगे भी बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। इस चीज़ को आप लोग को इतना नहीं लिखना है, इतना बस लिखना है कि डेक्यूबिटस जो अल्सर है, आल्सो नॉन एज प्रेशर अल्सर और बेड सोर, है ना, बेड सोर। चलिए आगे क्या है, इसमें थोड़ा सा और लिख सकते हैं, एंड इट इज़ अ लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन। बस यहाँ तक आप लिख सकते हैं, उतना काफ़ी है। हम यहाँ ज़्यादा लिखे हैं आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं
किधर चले बताइए। अब हम लोग का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का रहा है। ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह, फिल का मतलब भरना। इतना आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो चलिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से देखिए, पढ़िए इस चीज़ को। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो या जिसका ब्लड प्रेशर को मापने में यूज किया जाता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है। इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है उसका नाम बताइए। तो देखिए, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर से। ये लिखा हुआ है मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर। और एनीरुवायड एस्फेग्मोमैनोमीटर होता है और डिजिटल एस्फेग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, ये 3-4 तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम लोग ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मापते हैं। जिसमें सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड होता है, जो हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा, वो एक मरकरी वाला होता है और ये डिजिटल वाला होता है। एनीरुवायड पहले चलता था, एनीरुवायड पहले चलता था, अभी भी चलता है, बट सबसे ज़्यादा यूज होता है मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर और डिजिटल एस्फेग्मोमैनोमीटर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर कौन सा है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा फोटो, ये जो पूरा फोटो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो आप लाइन देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इस बॉल को प्रेस कीजिएगा तो इस कफ में एयर भरता है, प्रेशर बनता है, जिसके कारण यहाँ से मरकरी ऊपर की तरफ इस तरह से उठता है। ठीक है, उठता है ना। इतना तो आप लोग जानते हैं, मरकरी ऊपर की तरफ जाता है, इसमें मरकरी रहता है। मरकरी एक समझिए कि एलिमेंट है जिसको इसमें भरा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम है मरकरी एस्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे है एनीरुवायड एस्फेग्मोमैनोमीटर। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये एनीरुवायड है। इसमें कहीं भी किसी भी तरह से मरकरी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इसमें ये थोड़ा सा जो इसका मापने वाला जो है यही डिफर है, अलग है इन इससे। ठीक है, इसलिए ये एनीरुवायड एस्फेग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, क्या है, एनीरुवायड एस्फेग्मोमैनोमीटर। अब है डिजिटल। जो डिजिटल होता है उसको भी दिखा ही देते हैं आपको। डिजिटल वाला कहाँ गया, यहाँ पे देखिए डिजिटल, ये भी ज़्यादातर यूज़ होने वाला है ये डिजिटल। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको स्टार्ट का बटन दबाइए, वो अपने से ही मीज़र करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये डिजिटल एस्फेग्मोमैनोमीटर है। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब इसमें ए नंबर हो गया। बी नंबर में कह रहा है कि एयर क्यूशन इज यूज टू प्रिवेंट। कह रहा है एयर क्यूशन इज यूज टू प्रिवेंट, मतलब इसका कहना यह है, और खाली जगह छोड़ दिया यहाँ पे, कि एयर क्यूशन को यूज़ किया जाता है रोकने के लिए। किस चीज़ को, प्रेशर अल्सर को रोका जाता है। ठीक है ना, डेक्यूबिटस अल्सर होता है। देखिए मैट्रेस जो आप लोग घर पे यूज़ करते हैं उसी टाइप का एयर क्यूशन होता है, वो भी एक मैट्रेस से ही है। ठीक है ना, लेकिन वो हवा से भरा हुआ रहता है। ये जो एयर क्यूशन आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ को, ये हवा से भरा हुआ एक मैट्रेस ही होता है जिस पे पेशेंट को सुलाया जाता है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। किस चीज़ को, प्रेशर अल्सर को रोकता है, यानी प्रेशर अल्सर बेड सोर नहीं होने देता है एयर क्यूशन। समझे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हम लोग का उसको डिस्कस करते हैं। सी नंबर में कह रहा है कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज टर्म्ड एज, यानी नोज से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग
क्या बोला जाता है? अगर नोज से आपका ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से आपकी खून बह रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? ईपीएसटैक्सिस। क्या बोला जाता है? ईपीएसटैक्सिस। यहाँ पे लिखा हुआ है ईपीएसटैक्सिस, ठीक है, ईपीएसटैक्सिस बोला जाता है। यानी नाक से जो ब्लीडिंग होती है उसको ईपीएसटैक्सिस बोला जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज टर्म्ड एज ईपीएसटैक्सिस। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना सीखिए और ध्यान से सुनिए, समझे, और याद कीजिए इस चीज़ को, सभी चीज़ों को, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ अपेटाइट इज टर्म्ड एज, यानी कह रहा है कि जो अपेटाइट है, अपेटाइट का मतलब होता है भूख का लगना। यहाँ जो अपेटाइट लिखा हुआ है APPETITE, अपेटाइट, इसका मतलब होता है भूख लगना। तो अगर आपका जो भूख लगना है वो क्या हो गया है? लॉस हो गया है, खो गया है, यानी आपको भूख नहीं लगता है, यानी आपको नींद ने भूख नहीं लगता है, यानी आपको प्यार हो गया है। क्या हो गया है? प्यार हो गया है। आप ही के जैसा ये भी पेशेंट है, इसको भी भूख नहीं लग रहा है। तो इसको भूख नहीं लग रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? टर्म्ड एज, इसको बोला जाता है एनोरेक्सिया। क्या बोला जाता है? एनोरेक्सिया। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक भी चीज़ों को समझ गए, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है? कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर। जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो जब यहाँ पे लिखेगा ना कि किस कितना पे, कितने क्वेश्चंस पे शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे राइट माने लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, ऑन एनी फोर कह रहा है कि एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिया हुआ में से किसी चार, एनी का मतलब कि किसी, और फोर का मतलब चार, किसी चार पे क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है। यही बोल रहा है कि जो नीचे दिया हुआ है ए बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। कितना दिया हुआ है? 6 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 6 ऑप्शन में से बोल रहा है कि एनी फोर, यानी किसी चार पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यानी कि ए नंबर में ओरल हाइजीन, बी नंबर में यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है ना, और सी नंबर में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। ये 6 टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन 6 में से 4 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। हम लोग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन चुने अपना लिए, जो हम लोग को हेल्प भी करेगा, ठीक है ना, किस चीज़ में? यानी कि नर्सिंग में, क्लिनिकल ड्यूटी में, है ना, नर्सिंग को समझने में, उस टाइप के हम लोग ऑप्शन को चूज किए हैं और उसी पे 4 शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। एक ओरल हाइजीन है, ठीक है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स है, यानी कि ACEF। तो चलिए ए नंबर को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ए नंबर को, ओरल हाइजीन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। ओरल का मतलब क्या होता है? आपका मुंह, माउथ, ठीक है ना, जो टीथ होता है, टोंग होता है, लिप्स होता है, ये सब ओरल होता है। हाइजीन का मतलब होता है कि साफ सफाई उसका आप लोग कितना रखते हैं, इसको ओरल हाइजीन बोला जाता है, ठीक है। तो ओरल हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन हेल्दी टीथ, गम एंड माउथ। कह रहा है कि ओरल हाइजीन प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग क्लीन, यानी कि क्लीनिंग के मेंटेनेंस का, ठीक है ना, मेंटेनिंग, आप जो साफ सफाई करते हैं उसके मेंटेनिंग का प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस है। क्या चीज़? ओरल हाइजीन क्लीनिंग को मेंटेन करने का प्रैक्टिस है, टीथ को हेल्दी रखने का प्रैक्टिस है, गम को हेल्दी रखने का प्रैक्टिस है, माउथ को हेल्दी रखने का प्रैक्टिस है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, यानी कि ओरल हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ओरल हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो एक नंबर में होता है कि प्रिवेंट टूथ डिके एंड कैविटी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकी जो दांतें हैं वो क्या हो चुकी है? सड़ चुकी है और इसमें खड्डा बन गया है ना।
खड्डा बन गया है, तो ये जो दांत सड़ गया है ना, इसको डीके बोला जाता है। डीके मतलब सड़ना, प्रिवेंट का मतलब रोकना। जो भी वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, जिनका भी मैं हिंदी बता रहा हूँ, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका हिंदी बता रहा हूँ, उसको आपको एक अलग नोट्स पे इस सभी चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना, और उसको याद करना है। इससे क्या होगा ना कि आपके पास जब वर्ड्स पावर हो जाएगा ना, जब वर्ड्स पावर होगा तो आप लोग क्या होगा कि अच्छे से सभी चीज़ों को लिख पाएंगे। इस सभी चीज़ों को समझने के बाद आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। खुद में एक चैलेंज बना लीजिए। तो वही कह रहा है कि प्रिवेंट टूथ डिके, यानी कि दांत को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। एंड जो भी कैविटी है उस कैविटी को भी बनने नहीं देता है ये, ठीक है ना। कैविटी को नहीं बनने देता है और दांत को सड़ने से रोकता भी है, ठीक है। अगला है रिड्यूस रिस्क ऑफ गम डिजीज, यानी कि जो गम डिजीज होता है, जो मसूड़ा होता है, जिसको गिंगीवाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गिंगीवाइटिस, गिंगीवाइटिस, याद रखिएगा गिंगीवाइटिस। ये मसूड़ा का प्रॉब्लम होता है, दिखा रहे हैं अभी जस्ट आपको, देखिए मसूड़ा का प्रॉब्लम होता है गिंगीवाइटिस। गिंगीवाइटिस क्या होता है, आपके दांत के मसूड़े का प्रॉब्लम होता है। चलिए, ये तो लग रहा है कि अपलोड नहीं हो पाया है, खैर कोई बात नहीं। जब आपकी दांत जो है क्या हो जाती है, रेड रेड हो जा, मसूड़ा आपका रेड रेड हो जाता है, ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको बोला जाता है क्या, गिंगीवाइटिस। यहाँ ये जो मसूड़ा है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ जब रेड रेड हो जाएगा और ये फूल जाएगा तो इसको गिंगीवाइटिस बोला जाता है। तो इस चीज़ का जो भी रिस्क होता है, जो होने वाला है, जो जिसको होने की संभावना है, उसको भी रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस यानी घटाना, ठीक है ना। गम डिजीज के रिस्क को क्या करता है, घटा देता है। अब अगला है फ्रेशने, फ्रेशन ब्रीद। ब्रीद को क्या करता है, फ्रेश करता है, ठीक है ना। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, ये कह रहा है कि आपके माउथ को, आपके जो सांस जो लेते हैं उसको फ्रेशन कर देता है, एकदम साफ करता है सांस को, ठीक है ना, यानी कि कोई बदबू टाइप का नहीं रहता है इस तरह से। और ये क्या करता है, बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ा देता है। सेल्फ एस्टीम यानी कि जो आपका खुद का रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाता है। यानी इस तरह समझिए कि अगर आपको आपका मुंह में से बू आ रही है, गंदगी, इसमें गंदा स्मेल आ रहा है, तो आप अगर किसी के पास बात करते हैं तो उतना कॉन्फिडेंशियली बात नहीं कर पाइएगा, उसी चीज़ को बोल रहा है। 6 नंबर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओरल हाइजीन प्रैक्टिस। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप लोग पहले ही देखे थे ओरल हाइजीन, इस पे शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है ना। तो इतना भी डिटेल आप लोग को नहीं लिखना है, बट ये सभी जो हेडिंग है ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, ओरल हाइजीन प्रैक्टिस में आपको ब्रशिंग टीथ, फ्लशिंग, रिंजिंग और टोंग स्क्रैपिंग, इतना तो ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी टैलेंट है, जो भी स्टूडेंट अच्छे से समझ पाते हैं, जिनको ये सब हो जाएगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए ओरल हाइजीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि हम लोग ओरल हाइजीन के लिए क्या क्या करते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस करते हैं वो ब्रशिंग टीथ करते हैं, टीथ को ब्रश करते हैं। टीथ को ब्रश करने के लिए कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, फ्लोराइड वाला, जिसमें कि फ्लोराइड हो, यूज़ फ्लोराइड टूथपेस्ट। उसके बाद में ब्रश फॉर 2 मिनट्स ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। ट्वाइस अ डे का मतलब एक दिन में 2 बार 2 मिनट तक, है ना, ब्रश करना है। पे स्पेशल अटेंशन टू मोलर एंड गम, कह रहा है कि जो मोलर दांत है जो सबसे पीछे में होता है ना, उसको स्पेशल अटेंशन देना है, स्पेशल ध्यान देना है आपको, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, फ्लशिंग, फ्लशिंग करना है, ठीक है ना। फ्लशिंग करना है कि मुंह में पानी लेकर के उसको क्या करना है,
फ्लश करना है, रिमूव फूड पार्टिकल। इससे क्या होता है, जो भी आप मुंह में जो भी फूड पार्टिकल है जो छोटा छोटा आपके दांत में फंसा हुआ है वो निकल जाता है ना। फ्लश वंस अ डे, ठीक है, आपको फ्लशिंग करना है। जब भी आप खाना खा रहे हैं उसके बाद एक बार आप क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। उसके बाद है रिंजिंग। रिंजिंग 3 नंबर में क्या है, रिंजिंग है। 3 नंबर में क्या है, रिंजिंग है। यूज एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश। आपको जो माउथ वॉश यूज़ करना है वो एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए, ताकि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट में, उल्टा। किसके उल्टा, बैक्टीरिया के उल्टा काम करने वाला, उसको बोला जाता है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है ना। एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, उस तरह का माउथ वॉश को यूज़ करना है, ठीक है। रिंजिंग का मतलब, ये लड़की को आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या कर रही है, ये रिंजिंग कर रही है। रिंजिंग का मतलब कि कुल्ली करना, मुंह में पानी लेके थूक रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। टोंग स्क्रैपिंग 4 नंबर में है, टोंग स्क्रैपिंग। टोंग स्क्रैपिंग में क्या करना है, जैसे कि ये टोंग का अपना क्या कर रही है, स्क्रैपिंग कर रही है, स्क्रैपर लेकर के। इससे क्या होता है, जुबान साफ हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया होता है, डेब्रीज होते हैं, बैक्टीरिया और डेब्रीज, वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। स्क्रैपिंग का मतलब ये जो स्क्रैपर है इससे जुबान को साफ करना स्क्रैपिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब है क्या, अब है कॉमन ओरल हेल्थ इशू। आपको क्या क्या हेल्थ इशू, ओरल हेल्थ इशू हो सकता है, ओरल हेल्थ इशू। कॉमन ओरल हेल्थ इशू क्या क्या हो सकता है, अगर आप अच्छे से ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ओरल हाइजीन सही से नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपका दांत सड़ सकता है, टूथ डिके, डिके मतलब सड़ना, लिख लीजिएगा। गम डिजीज यानी कि जो मसूड़ा है उसकी बीमारी हो सकती है, गिंगीवाइटिस, वाइटिस, गिंगीवाइटिस हो सकती है। उसके बाद बैड ब्रीथ यानी कि आप सांस लीजिएगा बहुत गंदा स्मेल देगा, ड्राई माउथ हो सकता है, ओरल कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ये सब ओरल हेल्थ इशू है। 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। ओरल हाइजीन प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट है ओरल हाइजीन के लिए, तो टूथ ब्रश है, और क्या है, टूथपेस्ट है, और क्या है, फ्लॉस है, और क्या है, माउथ वॉश है, और क्या है, टोंग है, ठीक। ये टोंग स्क्रैपर है, ठीक है। स्क्रैपर को आप लोग देखे थे। अब चलते हैं 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर पे कह रहा है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ये सी, ऑप्शन सी वाला हम लोग पे शॉर्ट नोट लिखने जा रहे हैं, 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस, 4 गो ऑप्शन रहता है हम लोग के पास, 4 चौका 16 मार्क्स बनने वाला है, ठीक है। तो रिकॉर्ड का मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आपके क्लिनिकल ड्यूटी में ये सारा चीज़ यूज़ होता है, हर दिन हर रोज़ नर्स इसको यूज़ करती है, तो इसलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान से समझिए, इसको पूछने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अब देखिए रिकॉर्ड क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मोबाइल में किसी का वॉइस को रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, या किसी चीज़ को आप लोग लिख के रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या हुआ, जो जो भी एक्टिविटी होता है उस चीज़ को अगर आप लिखते हैं, वो भी एक तरह का रिकॉर्ड ही है। तो हमारे मेडिकल जो सेटिंग है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होने वाला है, हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होने वाला है कि लिख के हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड का मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको, उसके स्पीच को रिकॉर्डिंग करना, ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है। और किसी चीज़ के बारे में लिखना, लिखना भी क्या है, वो भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड के बारे में देखते हैं। इन नर्सिंग, इतना का मतलब है नर्सिंग में, रिकॉर्ड आर क्रूसियल फॉर डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ तक, यहाँ फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप नहीं है, कमा है, ठीक है ना, कमा है, तो कमा तक रुक जाना है आपको। कह रहा है कि रिकॉर्ड आर क्रूसियल फॉर डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड, पहले इसको बोलना है रिकॉर्ड को, यानी कि आर इज एम आर जो है, इसके पहले जो भी चीज़ें पहले उसको बोलना है, रिकॉर्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। पेशेंट इंफॉर्मेशन का जो डॉक्यूमेंटिंग है, ठीक है ना,
उसके लिए पेशेंट इंफॉर्मेशन के डॉक्यूमेंटिंग के लिए क्रूशियल होता है। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। क्रूशियल का मतलब लिख लीजिएगा। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, लाभदायक। ठीक है, तो नर्सिंग में रिकॉर्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटिंग के लिए क्रूशियल होता है। कौन क्रूशियल होता है? रिकॉर्ड करना, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना नर्सिंग में, है ना। पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन को, जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन है, पेशेंट से इंफॉर्मेशन आ रहा है कि पेशेंट को क्या हुआ, कौन सा मेडिसिन दिए, कितने टाइम पे दिए, है ना, कब दिए, किस डोज में दिए, ये सब पेशेंट्स का ही इन्फॉर्मेशन होता है। पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, पेशेंट को फलाना प्रॉब्लम हुआ था, पेशेंट को वोमिटिंग हुई थी, ये सब क्या है? उसका ये इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंटिंग यानी कि उसको लिखने के लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए क्रूशियल होता है रिकॉर्ड। इस चीज़ को थोड़ा सा स्लो में बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है तो कमा के बाद में और क्या था? ट्रैकिंग प्रोग्रेस, यानी कि पेशेंट में क्या प्रोग्रेस हो रहा है उस चीज़ को ट्रैकिंग करना भी रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना। प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि केयर को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू प्रोवाइड करना, प्रोवाइड यानी प्रदान करना। ठीक है ना। कंटिन्यूटी का मतलब निरंतर, आप समझ ही रहे हैं। कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यू केयर को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। कौन? रिकॉर्ड। कैसे? अगर मान लीजिए कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, कि आप पहले शिफ्ट में क्या क्या किए एज अ नर्स। इंडिया में क्या होता है कि जैसे कि 3 शिफ्ट चलता है, सुबह 8 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक, फिर 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक चलता है। ठीक है, इस तरह से शिफ्ट चलता है। तब मान लीजिए सुबह की जो सिस्टर है 8 से जो 2 बजे आई है, अगर वो अपना रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड की कि पेशेंट को क्या दिए क्या नहीं दिए, है ना, तो अगला जो नेक्स्ट जो भी नर्स आएगी, जो 2 से 8 बजे वाली आएगी, जो आफ्टरनून में आएगी, इवनिंग शिफ्ट में जो आएगी, इवनिंग वाली में, उसको क्या समझ में आएगा कि पेशेंट को क्या इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट के पास क्या दिक्कत है, पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन चला है, कोई उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो उसी केयर को कंटिन्यूटी को, उस केयर के कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या क्या करता है? प्रोग्रेस को ट्रैक करता है ना, प्रोग्रेस को पता करता है। पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए ये रिकॉर्ड क्रूशियल होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड्स। नर्सिंग रिकॉर्ड का टाइप्स कौन कौन से? एक है नर्सेज नोट्स। क्या है? नर्सेज नोट्स है। नर्सेज नोट्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट पेशेंट असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जांच, यानी कि चेक करना। जब आप एज अ नर्स पेशेंट को क्या कीजिएगा? असेसमेंट कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ना। जब उसका आप असेसमेंट कीजिएगा तो उसको क्या करना है? आपको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट यानी कि लिखना है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है ना? लिखना। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? लिखना। लिखना है आपको, सभी चीज़ों को दिखाना है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जो नर्सेज नोट होता है, देखिए क्या क्या कौन कौन से नर्सिंग रिकॉर्ड्स है। हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं नर्सिंग रिकॉर्ड का। तो एक है नर्सेज नोट्स, दूसरा है प्रोग्रेस नोट्स, तीसरा है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, और चौथा है वाइटल साइन रिकॉर्ड। ठीक है ना। तो नर्सेज नोट में क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं कि पेशेंट के असेसमेंट को डॉक्यूमेंट किया जाता है, यानी लिखा जाता है। वाइटल साइन को लिखा जाता है। मेडिकेशन जो भी आप दिए हैं उसको भी लिखा जाता है। केयर प्रोवाइडेड, जो भी आप केयर दिए हैं, प्रोवाइडेड का मतलब जो आप प्रदान किए हैं, उस केयर को भी डॉक्यूमेंट किया जाता है। मेडिकेशन जो आप दिए हैं, जो जो मेडिसिन दिए हैं, पैरासीटामोल दिए हैं, ऑन्डेनसेट्रॉन दिए हैं, जो भी आप दवा दिए हैं उस चीज़ को भी लिखा जाता है नर्सेज नोट्स में। वाइटल साइन का मतलब होता है, आप सभी को 100% इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वाइटल साइन क्या होता है। हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में वाइटल साइन को पढ़ेंगे। ठीक है ना। वाइटल साइन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें आगे आने वाला भी है। वाइटल साइन होता है कि अगर किस पेशेंट का वाइटल साइन ले रहे हैं, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर नापना, ठीक है ना,
उसका टेम्परेचर नापना, ठीक है ना, उसका पल्स नापना, ठीक है ना, और उसका रेस्पायरेशन रेट यानी कि 1 मिनट में कितना बार सांस ले रहा है वो, और उसका सैचुरेशन लेवल यानी कि ऑक्सीजन लेवल देखना, ये सब वाइटल साइन होता है। ये सारी चीज़ें नर्सेज नोट्स में लिखी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह से जैसे ये प्रोग्रेस नोट्स है, प्रोग्रेस नोट्स बना है, इसी तरह से नर्सेज नोट्स भी होता है। हम प्रोग्रेस नोट्स को लिखें, जैसे यहाँ पे प्रोग्रेस नोट्स है, आप देख पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड पेशेंट प्रोग्रेस, जो पेशेंट का जो भी प्रोग्रेस होता है उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है ना। पेशेंट का जो भी प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस मतलब कि प्रोग्रेस का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि पेशेंट आज मान लीजिए कि उसको फीवर था, 2 दिन से लगातार फीवर आ रहा है, लेकिन तीसरा दिन है उसकी फीवर धीरे धीरे घट रही है, कम हो रही है, या फीवर आ ही रही नहीं है, तो उसके हेल्थ में क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ, उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को प्रोग्रेस नोट में लिखना है। सभी जो भी अच्छा हो रहा है पेशेंट के साथ प्रोग्रेस नोट में लिखना है, जो बुरा हो रहा है वो भी लिखना है ना। चेंजेज इन कंडीशन, पेशेंट का अगर कंडीशन में कोई बदलाव आ रहा है उसको भी लिखना है कि हाँ पेशेंट को 2 दिन से फीवर तो नहीं आ रहा है, बट अब वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को, तो वो सारी चीज़ें प्रोग्रेस नोट में लिखा जाता है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, मान लीजिए पैरासीटामोल दिए, ठीक है, उसको बुखार की दवा दिए 2 दिन से, तीसरा दिन ये बुखार नहीं आया, तो आप ट्रीटमेंट क्या दिए, उसको केयर तो दिए ही, प्लस में उसको बुखार का टैबलेट भी दे रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स क्या आया, जवाब क्या आया कि अब फीवर पेशेंट को नहीं आ रहा है, ये उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स, ठीक है ना, जो भी ट्रीटमेंट है उसका रिस्पॉन्स है, ये जवाब है कि अब फीवर नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें लिखना, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बारीकी से समझिए, चीज़ें डिफ़िकल्ट है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, MAR, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। इसमें क्या किया जाता है कि डॉक्यूमेंट मेडिकेशन गिवन, जो भी आप दवा दिए हैं मेडिकेशन, उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, जो भी उसका डोज है उसको भी लिखना है, टाइम्स को भी लिखना है, कितने बजे दिए हैं, किस डोज में दिए हैं, पैरासीटामोल कितना mg में दिए हैं, ठीक है ना, एमॉक्सीक्लेब आप किस mg में दिए हैं, ये एंटीबायोटिक है, कितने mg में दिए हैं, डोज भी लिखना है, प्लस टाइमिंग लिखना है, कितने बजे दिए हैं, जो भी आप दवा दिए हैं उन सभी चीज़ों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, किस पे, रिकॉर्ड पे, किस रिकॉर्ड पे, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, ये वाला मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, आप ध्यान से देखिए, ये मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है, ठीक है ना, इस तरह से रहता है। आप लोग और क्लियर देख पाइएगा, जब हॉस्पिटल में आप लोग जाइएगा तो बहुत अच्छे से देख पाइएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में वाइटल साइन रिकॉर्ड, वाइटल साइन रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है ना, जिसमें वाइटल साइन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मीजर टेम्परेचर, वाइटल साइन में क्या किया जाता है, मीजर का मतलब नापना होता है, मापना, टेम्परेचर को मापते हैं, पल्स को मापते हैं, पल्स मतलब क्या होता है, जो हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है ना, बीट करता है, दिल धड़कता है, उसी को बोला जाता है पल्स, जो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, एवरेज इसको बोला जाता है कि 72 से 80 बार, 80 बार ये धड़कता है। तो इस चीज़ को लिखना है कि पेशेंट में कितना है, 100 है कि 120 है या 60 है या 25 है, जो भी जितना उसका पल्स आता है उस चीज़ को हम लोग वाइटल साइन रिकॉर्ड में लिखते हैं। ब्लड प्रेशर कितना है, नॉर्मल 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, 120/80 होता है, ठीक है। तो पेशेंट का आपको, अगर पेशेंट को आप लोग मापिएगा तो हो सकता है कि 140/75 आएगा, तो इस चीज़ को कहाँ लिखिएगा, वाइटल साइन रिकॉर्ड में। उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है ना, जो आपका नॉर्मल होता है वो 90, समझिए 94 से लेकर के 100 तक ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। अगर इससे नीचे है, कम है, चाहे कहीं भी है, उसको कहाँ आप लिखेंगे, वाइटल साइन रिकॉर्ड में लिखिएगा। कहाँ लिखिएगा, वाइटल साइन रिकॉर्ड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है फ्लो सीट होता है, फ्लो सीट, इसमें क्या कर रहा है, फ्लो सीट में क्या कर रहा है, मॉनिटर पेशेंट डाटा को मॉनिटर करना है, जैसे कि फ्लूइड आप इनटेक किया है, आउटपुट किया है, बाउल मूवमेंट, इस सब चीज़ को लिखना है।
केयर प्लान को लिखना है। नर्सिंग केयर प्लान आप लोग जब एनसीपी बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है। ये एनसीपी का एक पेज ही रहता है हॉस्पिटल में जिस पे आपको केयर प्लान लिखना है। केयर प्लान का मतलब कि आप क्या केयर देने वाले हैं, उसका जो भी प्लान होता है उसको लिखा जाता है। आउटलाइन पेशेंट गोल, यहाँ पे बोल रहा है कि आउटलाइन पेशेंट गोल। आउटलाइन का मतलब दर्शाना, किस चीज़ को, पेशेंट के गोल को, कि आप क्या गोल सेट किए हैं पेशेंट को केयर देने के लिए, किस टाइप का आपका गोल है। गोल का मतलब आपका जो टारगेट है ना, जो आदमी का टारगेट होता है ना कि आज पेशेंट को इस तरह से केयर देना है, इतना केयर देना है ना, ऐसे ऐसे केयर देना है। तो एक गोल सेट किया जाता है कि हमको इस गोल तक पहुंचना है ना, हमको इस गोल तक पहुंचना है। तो उसको भी दर्शाना है किसमें, केयर प्लान में, ठीक है ना। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जब आप हस्तक्षेप करते हैं, बीच में घुसते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट तो चल रहा है ना, उसमें जो मॉर्निंग वाली जो नर्स थी, मॉर्निंग वाली जो मॉर्निंग शिफ्ट वाली जो नर्स थी, वो मान लीजिए पेशेंट का केयर दी, पेशेंट को ट्रीटमेंट की। अब आप इवनिंग में आए तो आप उसमें क्या क्या किए हैं, जो जो आप किए हैं वो आपका वो इंटरवेंशन है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें केयर प्लान वाला में लिखना है, केयर प्लान में लिखना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटकम, आपका एक एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए। एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान लगा लीजिए कि अगर इस तरह का हम केयर देते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलने वाला है, इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं तो ये रिजल्ट मिलने वाला है। आउटकम का मतलब होता है कि जो आप कुछ पाते हैं, ठीक है ना, जो आपका वहाँ से आता है, ठीक है ना, कहाँ से। आउटकम को अगर इस तरह से समझिए कि जैसे कि अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अभी ये लेक्चर देख रहे हैं और देखने के बाद हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछे, 5 का 5 में आपका एक भी जवाब नहीं आया, एक भी आंसर आपका सही नहीं है, यानी कि आउटकम आपका क्या आया, बहुत ख़राब आया, है ना। तो रिज़ल्ट जो भी आप एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट है उस चीज़ को भी केयर प्लान को में ही लिखना है। उसके बाद डिस्चार्ज समरी, जब पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीज़ किया जाता है, यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़ता है तो उसको डिस्चार्ज समरी बोला जाता है। एक सीट होता है, एक पेपर होता है डिस्चार्ज समरी का। ये नर्सिंग केयर प्लान देख लीजिए, इसमें सारा चीज़ रहता है, ठीक है ना। असेसमेंट रहता है, नर्सिंग डायग्नोसिस रहता है, उसका प्लानिंग रहता है, इंटरवेंशन रहता है और इवेल्युएशन रहता है। ये सारा चीज़ आप लोग जब असाइनमेंट बनाते होंगे तो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, ये सारा चीज़ लिखना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद इस तरह से सीट मिलेगा आपको, इसी तरह से बनाना है, नर्सिंग असेसमेंट बनाना है, डायग्नोसिस बनाना है, नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, नर्सिंग इंटरवेंशन बनाना है, नर्सिंग इवेल्युएशन, सारा चीज़ें। आगे है डिस्चार्ज समरी, ठीक है। डिस्चार्ज समरी में जब पेशेंट हॉस्पिटल को छोड़ता है उसमें क्या क्या लिखा, डॉक्यूमेंट पेशेंट कंडीशन, पेशेंट्स का जो कंडीशन है उसको लिखा जाता है, जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो भी लिखा जाता है। इंस्ट्रक्शन अपॉन डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज होता है तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम ज़्यादा घूमेगा नहीं, उछल कूद नहीं करेगा, स्टॉन्टिंग नहीं करेगा, इस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। फलाना चीज़ नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ज़्यादा मीट मछली नहीं खाएगा, है ना। तो इस तरह का बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है जो डिस्चार्ज समरी में सारा चीज़ मेंशन रहता है, लिखा हुआ रहता है। आगे क्या है, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड, यानी कि जो नर्सिंग रिकॉर्ड है इसका कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी नर्सिंग रिकॉर्ड किस 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 चीज़ से मिल करके बनता है। तो जो भी अभी तक आप सारा चीज़ जो पढ़ते आए हैं, अभी जो हम पढ़ा रहे थे इसमें, जैसे कि डेट लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है, सिग्नेचर होता है, पेशेंट आइडेंटिफायर, पेशेंट का पहचान लिखा जाता है, जैसे कि नाम हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर भी होता है, ठीक है ना। चीफ कंप्लेन क्या है इसका, पेशेंट का चीफ कंप्लेन क्या होता है, चीफ कंप्लेन, चीफ कंप्लेन का मतलब होता है कि उसका मुख्य कंप्लेन क्या है, ठीक है ना। चीफ कंप्लेन क्या है उस चीज़ को भी वो सारा चीज़ क्या है, नर्सिंग रिकॉर्ड का कंपोनेंट है। फिर असेसमेंट डाटा हो गया, असेसमेंट डाटा यानी कि जो आप चेक किया, असेसमेंट का मतलब जांच करना होता है, ये सारा चीज़ लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब वर्ड्स है। असेसमेंट डाटा जो आप चेक किए हैं, वाइटल साइन लिए हैं, उसका लैब रिजल्ट है, वो सभी चीज़ों को नर्सिंग, ये सारा चीज़ नर्सिंग रिकॉर्ड का कंपोनेंट है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, केयर प्लान, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट, पेशेंट रिस्पॉन्सेज, आउटकम, मेडिकेशंस, डोजेज, एलर्जी, ठीक है ना।
एलर्जी, अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को भी लिखना है। पेशेंट को किसी चीज़ से सेंसिटिविटी है उस चीज़ को भी लिखना है, ठीक है ना। रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री, अगर उस पेशेंट का उस बीमारी से रिलेटेड अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी लिखना है, रेलिवेंट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। अगला पे हम लोग चलते हैं 10 नंबर में, देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इसमें नर्सिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या सिद्धांत है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जब सारी चीज़ों को लिख रहे हैं, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि लिख रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। सबसे पहला है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस, यानी कि पूरा पूरा लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ छोड़ दिए। लिजिबिलिटी, लिजिबिलिटी का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे लिखे हैं अगर वो आपको दिख रहा है तो वो लिजिबिलिटी है। अगर आपको सही सही नहीं दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो उसका लिजिबिलिटी ख़राब है, ठीक है ना। तो लिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लिजिबिलिटी यानी कि दिखना चाहिए, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको अच्छे से पढ़ा जाए उस तरह से। तो चौथा में है टाइमलीनेस, जैसे बोलता है ना कोई टाइमली आ जाना, तो जो भी आप नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसको टाइमली करना है आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। वो इसमें आपका गोल भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपको, ठीक है। रेलिवेंस, यानी कि जो भी चीज़ लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि आलतू फालतू जो आपके पेशेंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपके पेशेंट से रिलेटेड नहीं है, उन सारी चीज़ों को नहीं लिखना है। रेलिवेंस चीज़ें लिखना है। रेलिवेंस चीज़ें का मतलब, रेलिवेंट चीज़ें का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट से रिलेटेड चीज़ है उसी को लिखना है। स्टैंडर्डाइजेशन, आपको जो भी चीज़ लिखना है वो स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव नर्सिंग रिकॉर्ड, ये वाला। इसमें क्या है, इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर। ये कह रहा है कि जो इफ़ेक्टिव नर्सिंग रिकॉर्ड्स है, उस इफ़ेक्टिव नर्सिंग रिकॉर्ड्स का क्या बेनिफिट है, उस बेनिफिट के बारे में हमको बताना है। पहला होगा कि ये क्या करता है, पेशेंट्स के केयर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। दूसरा क्या करता है, इनहेंस कम्युनिकेशन एमोंग हेल्थ केयर टीम। इनहेंस का मतलब क्या है ना, बढ़ा देना। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत को, है ना, जो भी उस हेल्थ केयर जो टीम है, हेल्थ केयर टीम के जो बीच में, एमोंग मतलब बीच, हेल्थ केयर टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इनहेंस करता है। कौन, जो भी आप नर्सिंग रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है ना। अगर अच्छे तरह से इफ़ेक्टिवली आप रिकॉर्ड बनाए हैं तो ये इस तरह के बेनिफिट को देता है, ठीक है। यानी कि आपका रिकॉर्ड पढ़ के जो मॉर्निंग वाली जो सिस्टर है, अगर वो रिकॉर्ड बना गई है तो वो इवनिंग वाली सिस्टर वो रिकॉर्ड देख करके समझ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है जिसको ये बढ़ावा देता है। दूसरा है इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, अगर रिकॉर्ड है तो आपकी जो जिम्मेदारी है उसको बढ़ा देता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, अच्छे से डिसीजन आप ले पाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपका मॉर्निंग का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप इवनिंग वाले शिफ्ट में आप डिसीजन ले सकते हैं। रिड्यूस एरर, एरर को क्या कर सकता है, एरर यानी कि जो भी गलती है, मिस्टेक है, उसको रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस यानी घटा देगा। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, जो पेशेंट का सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करता है यानी कि बढ़ा देता है। सिंप्लीफाई इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी कि जो भी रिकॉर्ड को देख करके आंकना होता है उस सभी चीज़ों को क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। तो हम लोग 1 घंटा डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग फिर 11 नंबर पे से स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, डेट्स ऑल।